विजय सांपला जी को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का चेयरमैन एक बार फिर बनाया गया है। सबसे पहले सांपला साहब बधाई आपको। सर, आपके पहले टेन्योर को भी हम लोगों ने देखा, देश भर में कहीं भी दलित समाज के साथ कोई एट्रोसिटीज होता था तो सबसे पहले कमीशन उस पर प्रोएक्टिव होकर काम करती थी। एक बार फिर जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या प्राथमिकता रहेगी सर? देखिए, मुख्य रूप से तो आपने बता ही दिया कि जैसे पहले हम जहाँ भी प्रताड़ना होती थी, कहीं भी अत्याचार होता था, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रमुख रूप से कमीशन का काम होता था। पहले भी हमने अपनी भूमिका को निभाया है और आगे भी भविष्य में भी जिस तरह से हम पर महामहिम देश के राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी और नड्डा जी ने वहाँ पर विश्वास जताया है और उनकी आशाओं के अनुरूप और दलित समाज के लिए उनको न्याय दिलाते हुए हम आगे काम करेंगे। सर, पंजाब में नई सरकार आई है, एक बदलाव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, खासतौर से जो पिछड़े लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जब सरकार अपनी जिम्मेवारी को बखूबी ना निभा पाए और उनमें काबिलियत की कमी रहे तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न होना जो है स्वाभाविक है। और क्योंकि पंजाब में अभी तक कोई भी देखते हैं कि संभालने के लिए उचित जो सरकार बने उनके नुमाइंदे इतने काबिल नहीं कि वो संभाल पाएँ। और ये भी है कि वो दूसरे अधिकारियों को अगर रोकना हो तो अधिकारी रोक सकते हैं, मगर जब सरकार का प्रेशर विपरीत दिशा में रहता है तो फिर उस पर कार्य करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि ट्रक यूनियन के ऊपर हमले हो रहे हैं, गोलियां चल रही, मर्डर हो रहे हैं, कैप्चर की जा रही हैं, कब्जे किए जा रहे हैं कि हमारा उसके ऊपर वर्चस्व हमारा हो, और वो कर कौन रहे हैं? वो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष के लोग अगर गोलियां भी चल रही हैं, सब कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, पकड़ियाँ उछाली जा रही हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि सत्ता पक्ष उसमें कहीं ना कहीं जो अपना भूमिका निभाने की ओर उसके विपरीत दिशा में भूमिका निभा रहा है और अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, जिससे ये अराजकता फैल रही है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सर, एक सवाल आपसे ये पूछना है कि सामान्य तौर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए एक आदर्श पेश करते हैं, खासतौर से जब दलित और पिछड़े समाज की बात आती है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ अपने ही पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो एक दलित समाज से आते थे, चरणजीत सिंह चन्नी, उनको लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया, बाद में खेद जताया। पार्टी ने अनुशासन समिति उनको पार्टी के सभी पदों से निकाल दिया, पार्टी से नहीं निकाला। अब आप फिर से अपना चार्ज लेंगे, क्या एससी कमीशन की तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो किस तरह से आगे आप कुछ करें? देखिए, पहले तो सुनील जाखड़ जी जितने बड़े कद के नेता हैं, ये उनकी टिप्पणी उस कद के विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। जितना बड़ा कद है उनका राजनीति में, उतना ही ये छोटा टिप्पणी है। और ये आम कोई लोग व्यक्ति करें तो उनकी बात हम मान सकते हैं कि इनकी मानसिकता होगी, क्योंकि जब नेता होते हैं जो समाज को जोड़ने के लिए होते हैं, ना कि समाज को तोड़ने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए हम किसी न किसी कम्युनिटी को ही इस तरह से दागदार करते हैं। मगर उन्होंने, जैसे कि मैंने देखा है कि फेसबुक पे उन्होंने कुछ खेद व्यक्त किया है, और मैं तो ये ज्वाइन करने के बाद ही देख पाऊँगा कि क्या ये मामला कमीशन के बीच विचाराधीन है या नहीं है। अगर विचाराधीन है तो अलग बात है, और वो किसी ने कंप्लेंट दिया तो उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई देखेंगे। और उसके ऊपर मेरे हिसाब से कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो उसके में क्षमा याचना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम तो गुरबाणी में भी लिखा है, नानक दीवा जो चले लागे न तत्ती बाजियो। तो ये जब हम उनका, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हमें निम्रता से रहना चाहिए, ऐसी टिप्पणियों से गुरेज करने के लिए भी कहा है। तो इसमें अगर उन्होंने कहा है तो क्षमा मांगने में भी कोई मेरा ख्याल, और जिस तरह की उन्होंने राजनीति में उनका है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, और इसको जल्दी इनको इसका फैसला करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए। और अगर उसको केस देखेंगे कैसा है क्या नहीं है, अगर केस हुआ तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, वो उसमें अधिकारियों ने क्या क्या कार्रवाई की वो तब देखेंगे। जी।
सपना साहब, एक सवाल ये, पंजाब में नई सरकार बनी है, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और एक नए प्रयोग के साथ एक नई पार्टी ने सरकार बनाई है। अब वो नई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, वो पंजाब की सरकार दिल्ली आती है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को, स्वास्थ्य सेहत के मॉडल को, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट होता है पंजाब सरकार का दिल्ली सरकार के साथ। क्या दिल्ली मॉडल पंजाब में भी उतना ही सक्सेसफुल होगा? क्या दिल्ली मॉडल क्या वाकई इतना सक्सेसफुल है कि उसे पंजाब में लागू करने की जरूरत है? देखिए, ना तो सेहत का मॉडल वहाँ पे कोई दिल्ली में कुछ है जिसको पंजाब में फॉलो किया जाए, ना ही शिक्षा को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जहाँ तक आप पंजाब कह रहे हैं कि हमारे मॉडल स्कूल हैं, तो जाके पंजाब के स्कूलों में भी जाके देखिए, सभी में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सभी स्कूलों में कंप्यूटर से स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं और सभी में लेक्चर हो रहे हैं और वैसा ही सब कुछ है। तो उसमें कोई विशेष रूप से नहीं, विशेष रूप से चाहिए कि उनकी टीचरों की भर्ती होनी चाहिए, विशेष रूप से होनी चाहिए डॉक्टरों की भर्ती होनी चाहिए। तो उसमें हॉस्पिटलों की स्थिति जो है, दिल्ली के हॉस्पिटल या क्लिनिक से पंजाब के जो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज हैं, उनकी जो है स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़िया है और बाकी सब ज़्यादा बढ़िया है। और मुझे दिल्ली के लोगों में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि किसी को दवाई मिलती हो या किसी को शिक्षा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलती हो। जो सिलेबस है वही पढ़ाया जाना होता है और उसमें पढ़ाने के को लेकर एक जो पॉलिसी बननी होती है, उसकी काबिलियत, उसको एक मैनेजमेंट पॉलिसी जो कह सकते हैं, वो तो खुद बनानी होती है। तो आज पंजाब सरकार कह रही है कि शायद वो मैनेज नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों को दे दिया। एक तरीके से कहें कि पंजाब को दिल्ली के समक्ष गिरवी रख दिया। ये तो था कि हम किसी न किसी दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से उनका देख के उनके मॉडल को हम लाते भी थे। ये कभी नहीं हुआ था कि वहाँ के अधिकारी ही आकर हमारे अधिकारियों को सुपरसीड करें, वहाँ के एमएलए, विधायक या मंत्री वो आके दूसरे प्रदेश को सुपरसीड करें कि आपके पास नहीं है और वो मीटिंगें लें। अब दिल्ली में मीटिंग हो रही है माइनिंग की, तो दिल्ली में तो माइनिंग कहाँ है? पंजाब की जो बनस्पत, तो दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है माइनिंग के लिए। पंजाब में तो पूरा इतना बड़ा प्रदेश है, तो माइनिंग। अब खेती बाड़ी की मीटिंग दिल्ली में होगी, दिल्ली के अधिकारी लेंगे। अब दिल्ली को ABC भी नहीं खेती बाड़ी की आएगी। और पंजाब जो है, जो विश्व ख्यात प्रदेश है खेती के लिए, और देश में सबसे बड़ा अन्न का भंडारण भरने वाला पंजाब प्रदेश है, जिन्होंने इसमें उन्नति की और जिनके पास खेती के लिए कुछ नहीं, वो उनको ऊपर सुपरसीड करेंगे। ये कहीं किसी के भी हालत में नहीं उतरने वाली। और ये तो एक तरीके से पंजाब सरकार ने ये कहा कि हमारे बीच में काबिलियत नहीं है, और उन्होंने अधिकारियों को भी कहा कि हम में काबिलियत नहीं है, तो इसलिए आप भी नाकाबिल हो और किसी दूसरे प्रदेश के आकर नंबर 1 काम करेंगे और हमारे अधिकारी नंबर 2 पे रहेंगे। ये एक तरीके से एक हमारी गैरत को गिरवी रख दिया है। और पंजाब कभी किसी के आगे झुकता नहीं था, अपने बलबूते पे कामयाब होता था, अपने नाम कमाया, पूरे देश में सबसे ज़्यादा संपन्नता की और बढ़ा, और आज उसको नीचे कर दिया, गिरवी रख दिया। ये कहूँगा इससे घटिया और मानसिकता के लोग कहीं और नहीं। सपना जी, एक आखिरी सवाल, आपने संपन्नता की बात की, एक और चीज में पंजाब संपन्न था, वो था बिजली प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी में। आज जो है बिजली संकट है, कोयले की बात की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री आके यहाँ ऊर्जा मंत्री से मिलते हैं, लेकिन 10 से 12 घंटे बिजली पंजाब में आज की तारीख में कट रही है। इस समस्या के लिए भी कहीं ना कहीं जो नई सरकार है वो केंद्र सरकार के ऊपर ठीक ना हो। ये भी एक नाकाबिलियत की, जो मैं कह रहा हूँ कि गैर उनकी अयोग्य सरकार कह सकते हैं कि जिन्होंने ऐसा किया। पहले जब हमारी भी सरकार की, जिसके भागीदार हम भी रहे, तो ये प्रदेश सरप्लस जो है बिजली में था। हम केंद्र को कहते थे कि हम केंद्र की पूल में देना चाहते हैं, दूसरे स्टेटों को बिजली बेचते थे, और ये इसके लिए हम आगे बढ़े थे। और जैसे ही पहले कांग्रेस सरकार आई, उसकी नाकाबिलियत के कारण, और अब इन्होंने तो और आगे बढ़ के खत्म कर दिया कि सरकार ये तो घोषणाएं करेगी हम उसको भी बिजली फ्री देंगे, उसको भी बिजली फ्रींगे, मगर केंद्र सरकार के साथ जाएगी, कहेगी कि हमें सेंट्रल पूल से बिजली दो। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अगर फ्री देना है
तो आप अपना उत्पादन बढ़ाओ। अब अपना उत्पादन बढ़ाना नहीं है, केंद्र से बिजली मांगनी है और केंद्र से कोयला मांगना है, केंद्र के से धुलाई के लिए रेलवे के आगे झुकना है, वो आगे बढ़ना, जो वो चीज़ें होती हैं कि रेलवे से भी बात की, कोयले से भी लेना होता है। मगर अगर फ्री की घोषणा करनी है तो फिर अपने बलबूते पे करो, फिर अपने किसी के भीख मांग कर अपना कमंडल लेके तो वहाँ पहुँचो और नीचे घोषणाएं आप बड़े रईसों की तरह करें। और इसी तरह ये हम इतनी योजनाएं फ्री दे देंगे, इतनी फ्री दे देंगे, सरकार बनते ही केंद्र सरकार के पास कमंडल लेके चले गए, इसमें डाल दो, तो ये 50,000 लाख जो है 50,000 करोड़ रुपया हमें हर साल दिया जाए। और ये कहाँ की काबिलियत है, कैसी काबिलियत है? ये अयोग्यता जो है पहले दिन से दिखा दी है और उन्होंने ये कह दिया कि हम तो अयोग्य हैं और बाकी जो करेंगे वो दिल्ली सरकार कर लेगी। तो ये एक बहुत बड़ा पंजाब के साथ ये धोखा हुआ है। धन्यवाद। तो विजय सांपला साहब, एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी, 2 मई को औपचारिक रूप से एससी कमीशन के चेयरमैन के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਪਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। संपर्क करो बाबा फतेह खान 99 586 35 478।